उसमें इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ होगा। नज़रिया ज़रूरत की ईजाद से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर ज़ियाउल हक़ के माशाल्लाह के दरमियान में किए गए फ़ैसलों से लेकर और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल की तब्दीली का इख्तियार देने से लेकर नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जैसा फ़ैसला देने के ऊपर और उसी तरह के बेशुमार दीगर फ़ैसलों से भरी पड़ी है। चंद एक फ़ैसले होंगे जिनको हम रोशन फ़ैसले के तौर पर बयान करेंगे और ढेर सारे ऐसे फ़ैसले होंगे ख़ास तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से जिनको स्याह फ़ैसलों से ताबीर किया जा सकता है। एक जज बशीर साहब ने 3-4 वज़ीर आज़म फड़का दिए हुए हैं। इतना हमारा निज़ाम मजबूत है कि एक वज़ीर आज़म की हैसियत यह है कि किसी भी बेहुदा से इल्ज़ाम के ऊपर उसको आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल हो नहीं सकती किसी मुल्क का निज़ाम तबाह करने के लिए। साइफ़र को इमरान ने सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया, इसमें दो राय नहीं है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस तरीके से जिस रवश पे इमरान चल रहे हैं ये किसी एक्सीडेंट की तरफ हमें ले जाएगी। लेकिन आज जज साहब ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने भुट्टो के कत्ल को कहा जाता है जुडिशल मर्डर। तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल मर्डर किया था और आज जज अबुल हसनाद साहब जो हैं उन्होंने 10 साल की सज़ा देकर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा एक जुडिशल मर्डर किया। इंसाफ नहीं किया इस मामले के अंदर। साइफ़र केस की सज़ा एक मुंतखब वज़ीर आज़म था वो जिसने डिक्लासीफाई किया उस डॉक्यूमेंट को, उसके ऊपर जो तरीक़ाकार भी बनाया मुतनाज़ा था, मैं उससे भी मुतफ़िक नहीं हूँ। लेकिन उसकी सज़ा ये थी कि 10 साल बंदे मार के आया था, 10-20 कत्ल किए थे उसने, बम धमाका किया था, क्या किया था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जो सारी कौम भी जानना चाहेगी। इंसाफ नहीं हुआ इस मामले के अंदर और इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ उस सारे मामले को लपेटा गया है। जुलाई 2018 में तकरीबन इसी तरह का इंसाफ नवाज़ शरीफ को दिया गया था। 6 तारीख को शायद उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, 13 को वो वापस आए, एयरपोर्ट से ही नवाज़ शरीफ को भी और उनकी साहबजादी को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई वाले उस वक्त ढोल बजा रहे थे क्योंकि वो खुश थे कि उनके लिए रास्ता खुल गया। आज उसी का एक एक्शन रिप्ले हुआ है और उसी अंदाज का दोबारा इंसाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, उससे तो बड़ी अदालत नहीं है कोई। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 साल के बाद अपने ही किए हुए फ़ैसलों को ख़त्म करके उसको बहाल किया। इमरान खान का फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। साल रह जाए, 2 साल रह जाए, किसी कोर्ट से जाके निकलेगा, हाई कोर्ट से उतरेगा या सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाएगी, काजी फ़ायज़ ईसा इसको उड़ाएंगे या उसके बाद आने वाले कोई चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे इंसाफ की तबाही की गई थी, ये रास्ता दुरुस्त नहीं था, हम इस फ़ैसले को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। इंसाफ का कत्ल हुआ है यहाँ पर और ये फ़ैसला आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त मैदान के अंदर, मैं पिछले 5-6 हफ़्ते के बाद आज स्टूडियो वापस आया हूँ, मैदान के अंदर, स्ट्रीट के अंदर उसके पास पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है और बाकी तमाम सियासी जमातों से उसको ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। जो ये कहे कि उसकी जमात पीटीआई से, वोटर से ज़्यादा काबिल कबूल है लोगों को, वो झूठ कह रहा है। मैं ऑन ग्राउंड आपको खुद अपनी आंखों से जो चीज़ विटनेस की है उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। बेशतर उसकी जो तंजीम है वो तोड़ी जा चुकी है। बड़ा हिस्सा उसका 9 मई के बाद उसको खैरबाद कह चुका है। बहुत सारे लोगों ने इमरान को 9 मई से पहले भी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर उससे खुदाफिज करके लहदा हो गए थे। आईपीपी एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आ गई। केपी के अंदर जो उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, वहाँ से पूरी पीटीआई जो है वो परवेज़ खटक लेकर लहदा जमात की शक्ल में बैठे हुए हैं। पॉपुलर वोट इमरान खान का मौजूद है, तंजीम उसकी नापैद हो चुकी है। 8 फरवरी को उसने बहुत सारे ऐसे इमरान खान ने लोगों को वोट दे दिया जो वुकला हैं या लोकल एक कोई भी बंदा कोई प्रोमिनेंट होगा उसको दे दिया है। बाज़ मैंने ऐसी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं जो कहीं छुप के किसी अंडरग्राउंड जगहों पे बैठे हुए थे और मैंने उन्हें ढूंढ के वहाँ तक पहुँचा और वो 2 बंदों के साथ डरते डरते मेरे पास आए और मुझे इंटरव्यू दिया। तो अगर कोई ये सोचता है कि 8 फरवरी को वो वोटर मोबिलाइजेशन के लिए ग्राउंड पे होगा और पुलिस उसको नहीं उठाएगी तो ये बात भी झूठ होगी। 8 फरवरी को पीटीआई डिसएडवांटेज होगी, ना उसके पास बल्ले का निशान होगा, ना उसका कैंडिडेट वोटर मोबिलाइज कर सकेगा। ये चीज़ बाकी सियासी जमातों को बेनिफिट देंगी। तो क्या इसके बावजूद 10 साल की सज़ा देना ज़रूरी था? लोगों में पोलराइजेशन मौजूद है। जो कैमरे के ऊपर रिएक्शन मिलता है, मैंने वो सारे रिएक्शन टीवी पे नहीं चलाए क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें थी कि हमारे इदारों के ऊपर उंगलियां उठती थी, मुझे उन चीज़ों को एडिट करना पड़ा। तो क्या हमारे उन इदारे के लोगों को फीडबैक नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो मैं ऑन एयर लाइव इस प्रोग्राम की वसातत से ये चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के अंदर एंगर है। आप इंसाफ से इलेक्शन होने दें और इंसाफ से इलेक्शन का मतलब ये होगा, अभी कम से कम जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो बची खुची पीटीआई है उसको इलेक्शन में रहने दें, वो उसको जीत जाने दें। जितनी 4 सीटें वो जीते हैं उनको उतनी सीटों के साथ असम्बली में आ जाने दें।
पोलराइजेशन इससे ज़्यादा शायद ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब लोग सवाल उठाएं जुडिशरी के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर और कैमरे के सामने सवाल उठाएं, मुझे उनकी प्रोटेक्शन, उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो चीज़ें एडिट करनी पड़ें कि मेरे एक प्रोग्राम चलाते चलाते ये बंदा जो है ना किसी जेल खाने में पड़ा होगा, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस सोसाइटी को किस लेवल पर हम ले जा चुके हैं। इसमें खाली इस्टेब्लिशमेंट की गलती नहीं है, इसमें बहुत बड़ा किरदार 9 मई का, 9 मई से पहले के बयानिए का। इमरान खान की जनरल बाजवा से लड़ाई थी, ठीक है, मसला था उनका, वो एक बयानिया लेकर ये भी मीर जाफ़र, मीर सादक उनको पुकार रहे थे, लेकिन इमरान खान आखिर में जमहूरियत का बोलबाला करने के लिए एक और जनरल के साथ मिलकर, जनरल फैज़ के साथ मिलकर मौजूदा चीफ को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो भी सियासत नहीं थी, वो भी जमहूरियत नहीं थी। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हमने तबाही का रास्ता अपनाया और ये ऐसे कोने पे इस मुल्क को ले आए हैं कि हमें एज ए सोसाइटी, मुआशरे के तौर एज ए सोसाइटी हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने पहली दफ़ा महसूस किया है, मैं 30-32 साल 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और इस अरसे में होने वाले तकरीबन कमो बेशतर इलेक्शन जो हैं कवर भी किए हैं। पहली दफ़ा मुझे नज़र आता है कि हम एक खौफनाक दुराहे के ऊपर खड़े हैं। दुराहा तो हर दफ़ा हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने दो रास्ते हैं, लेकिन इस दफ़ा दुराहा जो है वो ऐसा दुराहा है जो पूरी कौम को तकसीम करने के दर पे है और तकसीम करने के दर पे भी खौफनाक हद तक है। आज एक सिबी में रैली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, अफसोसनाक, अल्लाह पाक रहम फरमाए कि ऐसा कोई इंसिडेंट पंजाब में ना हो जाए। मैं पिछले कई दिनों से इस खौफ में हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ वाक़या अगर पंजाब या किसी बड़े अर्बन सेंटर में हो गया तो ये जो एंगर है ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा? क्या कुछ और लोगों को, चंद हज़ार को हम जेलों में डाल के तो इस एंगर को दबा सकेंगे? हमें इसके ऊपर संजीदगी से बैठ के गौर करना चाहिए। बड़ी सियासी जमात जो उनके कायदीन हैं, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े सियासतदान हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लोग क्या सोचते हैं उसको सामने रखें। क्या वो सोचते हैं कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ मैदान में निकल के लोगों के सामने कैंपेन करेंगे आज़ादी के साथ? लाहौर की गलियों में हमज़ा के साथ जो कुछ हुआ है दोबारा निकल के दिखाएं, मुझे ग्वाल मंडी में ही घूम के दिखा दें जो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पता चल जाएगा। एक और उनके प्रोमिनेंट लीडर कल लाहौर में ख़ताब नहीं कर सके। ये सूरत हाल है, ये रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान की। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया हुआ है, यहाँ से आगे का रास्ता किधर हमें लेकर जाएगा। इमरान खान को भी समझना चाहिए। इमरान खान एक पॉपुलर सपोर्ट जो उसने हासिल की है उसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और उससे ज़्यादा बढ़कर जिम्मेदारी उन लोगों के पास है जिनके पास इस वक्त इस मुल्क को चलाने का इख्तियार है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। आई होप कि बाकी लोगों जिनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार और ताकत दी है वो इस मुल्क की सालमियत को सामने रखते हुए फैसले करें।